हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर यानी इंडियन इको चैप्टर 3 इसका पार्ट नंबर 2। आज हम समझेंगे लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स के बारे में। काफी सारे रिफॉर्म्स आए थे अंडर लिबरलाइजेशन, उनको आज हम करेंगे। एंड मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, हर साल लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन आया है, किसी ना किसी एक रिफॉर्म के बारे में एक क्वेश्चन 2 3 4 नंबर में आया है, तो इसको गलती से भी मिस नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 2 है हमारा। इसके पिछले पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। हर जगह जाके फॉलो कर लेना, नोट्स है, एमसीक्यूज है, सारा कुछ है, पूरा फुल इंतजाम है सारे कॉमर्स के बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट्स में अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो। एंड आ जाओ, शुरू करें इंडियन इको चैप्टर 3 पार्ट 2। तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था बेटा जी कि तुम टाइमलाइन की मदद से करो। चैप्टर 1 जो तुम्हारा था वो बिफोर 1947 का था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन सेक्टर में क्या क्या चीजें खराब करी थी, वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में कि हमने राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से 90 के बीच में क्या क्या किया, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड में। फिर थर्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कि ऐसा क्या हुआ 1990 के बाद कि हमें बहुत बड़े चेंजेस करने पड़े। तो हम पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई, हमने क्या किया, हमने क्यों किया, हमने कैसे किया, वो सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि भैया हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लेकर आए थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी। तो हमने IMF और वर्ल्ड बैंक को जाके बोला कि प्लीज हमें $7 बिलियन का लोन चाहिए, तुम हमें लोन दे दो। लोन के बदले में उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं, अगर तुम्हें हमसे लोन चाहिए तो तुम्हें हमारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर हमने उनकी कंडीशंस को फॉलो किया। हमने बोला कि ठीक है सर, हम आपकी सारी कंडीशंस को फॉलो करेंगे, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करने वाले हैं। एंड उसके बदले में हमें IMF और वर्ल्ड बैंक ने $7 बिलियन का लोन दिया। लोन तो मिल गया, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। तो वो हमने कैसे किया वो सब हम पढ़ेंगे। तो लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन क्या था कि हमें अपनी इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी। हमने 3 शेड्यूल्स बनाए थे हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में। शेड्यूल A, B और C IPR ने बनाए थे ना। हमने उस IPR में बोला था कि इस शेड्यूल A की इंडस्ट्रीज में तो प्राइवेट सेक्टर एंटर ही नहीं करेगा, शेड्यूल B में पब्लिक सेक्टर के साथ एंटर करेगा और शेड्यूल C में लाइसेंस तुम्हें लेना पड़ेगा। तो अब लिबरलाइजेशन कहता है कि सारे लाइसेंस सब कुछ हटा दो और हमारे प्राइवेट सेक्टर को और MNCs को इन्वेस्ट करने का, एक्सपैंड करने का मौका दो। तो हमने लिबरलाइजेशन करा। लिबरलाइजेशन के अंडर हमने 5 अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आए। शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? FFITT, फिट, लेकिन उसमें FFITT। ये 5 लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे। एंड मेरे से लिख कर ले लो, आज की डेट में मेरे से लिख कर ले लो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, वेरी हाई चांसेस हैं कि वो लिबरलाइजेशन से ही आएगा, ठीक है। हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो लिबरलाइजेशन के ऊपर ही आता है। उसके ये जो रिफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और ये सारे, इनमें से ही किसी ना किसी के ऊपर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है और जरूर आता है, जरूर आता है, ठीक है। चलो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको डाल लेना, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट रिफॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे पास आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या थे, क्यों थे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमने रिफॉर्म्स लेकर हम आए थे। तुम्हें पता है हमने क्या किया था? पिछले चैप्टर नंबर 2 में 1950 से 90 के बीच में जितने भी हमारे बैंक्स हुआ करते थे, पहले जो बैंक थे ना, प्राइवेट बैंक थे, ठीक है। जैसे आज भी जो बैंक है ना, प्राइवेट बैंक्स है ना, वैसे ही पहले भी प्राइवेट बैंक थे। हमारी सरकार ने बोल दिया था कि प्राइवेट बैंक की ओनरशिप अब से सरकार की हो जाएगी। बैंक को नेशनलाइज कर दिया था, सरकार ने ओनरशिप ले ली थी प्राइवेट बैंक्स की। तो अब सरकार वो सब कुछ खत्म करने वाली थी। अब सरकार कहने वाली थी कि कोई बात नहीं, प्राइवेट लोग भी बैंक अपने खुद के बना सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक भी
इंडिया में आके काम कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अब हम रिफॉर्म्स लेकर आए थे, फिर चाहे वो मेरे कमर्शियल बैंक थे, इन्वेस्टमेंट बैंक थे, चाहे वो मेरे स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेशन थे, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था, हम हर जगह काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लेकर आए थे। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम क्या क्या चेंजेस लेकर आए? सबसे पहली चीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 51%। फॉरेन अब जो है इन्वेस्टमेंट आ सकती है बैंक्स के अंदर 51% तक, यानी कि अगर किसी बैंक के अंदर 51% इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आई है तो वो फॉरेन बैंक ही माना जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब वो अलाउड है, पहले अलाउड नहीं था। ऑटोनॉमी टू बैंक टू सेटअप न्यू ब्रांच, अब बैंक सरकार की परमिशन लिए बिना, लाइसेंस लिए बिना अपनी एक्सपेंशन कर सकता है, नई ब्रांचेस खोल सकता है। आरबीआई का रोल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, मतलब रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ कि भैया जी ये घर के दादाजी हैं, इनसे पूछे बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलेगा, ठीक है। पर वर्सेस एक क्या होगा, ये दादाजी हैं, अगर तुमने कोई गलती करी तो ये तुम्हारी गलती संभाल लेंगे, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे, पर तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। रेगुलेटर मतलब कि तुम्हें इनके ऑर्डर के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकते, पत्ता भी नहीं हिल सकता, बाहर भी नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, वो था रेगुलेटर। पहले आरबीआई हर चीज को मॉनिटर करता था, आरबीआई के अकॉर्डिंग चलती थी। अब हो गए फैसिलिटेटर कि तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ कहीं गलती करी तो ये बीच में आएगा, वरना तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई का रोल रिड्यूस किया गया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, अब प्राइवेट सेक्टर भी बैंक अपने खोल सकता था पहले, जो कि अलाउड नहीं था। तो हमारे पास क्या आया कि हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, अब वो लोग आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अप टू 51%। हमारे जो बैंक्स हैं उनको फ्रीडम है कि वो नई ब्रांचेस खोल सकते हैं कुछ एक कंडीशंस को फुलफिल करके, विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है जी। रोल ऑफ आरबीआई चेंज कर दिया गया रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, मतलब कि अब फाइनेंशियल सेक्टर अपने खुद के डिसीजन खुद से ले सकता था, आरबीआई को कंसल्ट करे बिना अब वो अपने डिसीजन ले सकता था। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आईसीआई, एचडीएफसी, ये सब आ सकते थे, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट कम हुए और सर्विसेज बेटर हो गई, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स आए, ठीक है। हमारा क्या शॉर्ट फॉर्म था, FITT, ठीक है। तो दूसरा F मेरे पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म। मेजरली दो रिफॉर्म हम लेकर आए थे, डीवैल्यूएशन एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो हमने क्या किया, अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था। प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो लेस देन 2 वीक्स का रह गया था, लेस देन 2 वीक्स का रह गया था। 2 वीक के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाता, इतनी बुरी हालत हमारी हो गई थी। तो उसको इंप्रूव करना जरूरी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करना जरूरी था। तो हमने 2 एक्सचेंज रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे यहाँ पर। क्या क्या, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है कि $1 ₹20 का होगा, ₹50 का होगा, ₹100 का होगा, कितने का होगा, इसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है। कि एक करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, इसको डिटरमाइन करने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हमारा आरबीआई इसको डिटरमाइन करेगा, अगर आरबीआई ने ₹20 बोल दिया तो ₹20 रहेगा, अगर आरबीआई ने ₹100 बोल दिया तो ₹100 रहेगा। इट डजंट मैटर कि डिमांड सप्लाई क्या चाहती है। एक तरीका तो ये था जो हम पहले फॉलो कर रहे थे, जिसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोला जाता था। अब हमने उसको चेंज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करेंगे। मैनेज्ड फ्लोटिंग अब हम फॉलो करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई जहां पर मीट होती है वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, जिसको मैंने क्या बोला, मार्केट डिटर्मिनेशन। यानी कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट होती है वहां पर हम अपना एक्सचेंज रेट अब डिटरमाइन करते हैं। तो अब कंट्रोल से बाहर था, रुपए का वैल्यू अब फ्लक्चुएट हो सकता था। मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, अब वो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए किसी भी करेंसी का इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अब वो बाहर आएगा। अब तुम्हारे देश की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी में हमने क्या किया, मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं पहले $1 ₹80 का था, अब $1 $100 का हो गया, मतलब हमारे
जो रुपीस की वैल्यू है वो कम हो गई। देख रहे हो, पहले तुम्हें $1 के लिए 80 रुपए देने थे, अब तुम्हें $1 के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, यानी तुम्हारे रुपीस की वैल्यू कम हो गई। हमने जानबूझकर ये वैल्यू कम करी थी। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो, पर अगर उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो उसके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमने जानबूझ के अपने आप से 20% रिड्यूस कर दी थी, डी वैल्यू कर दिया था अपनी खुद की करेंसी को। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द सरकार, ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, रुपीज को 20% से अप्रोक्सीमेटली जो है डी वैल्यू किया गया था, जानबूझ के किया गया था। इससे क्या होने लगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लगा। इससे क्या होने लगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, इंपोर्ट्स गिरने लगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगा। क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते का रह गया था, तो ये बहुत जरूरी स्टेप था। अगला आई से इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या है, इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन 24 जुलाई 1991, जिसके अंदर सरकार ने क्या किया, जिसके अंदर सरकार ने हमारी इंडस्ट्रीज को ड्रिप लगाई थी। हमारी इंडस्ट्रीज बुरी हालत में थी तो सरकार ने उनको ड्रिप लगाई थी, यानी कि 4 चीजें उनके लिए करी थी। देखते हैं क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनियम है, ठीक है, याद रखना। सरकार ने इंडस्ट्रीज को ड्रिप लगाई थी। डी से क्या आता है, डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट थे वो रिजर्व करके रखे जाते थे, उनके लिए जगह मार्केट में। इफ यू हैव स्टडीड चैप्टर 2 तुम्हें पता होगा कि रिजर्वेशन करी गई थी एसएसआईज के प्रोडक्ट की। सो यू शुड नो कि चैप्टर 2 में जो हुआ है उसी का रिवर्स हुआ है चैप्टर 3 में, और कुछ नहीं हुआ है। तो डी रिजर्वेशन हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया। पब्लिक सेक्टर में पहले 17 इंडस्ट्रीज थी, ए में, स्केड्यूल ए में, जो सिर्फ सरकार के अंडर थी, उसको कम करके 8 किया गया। उसको कम करके 3 पे लेकर आए। अब सिर्फ 3 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सिर्फ सरकार काम कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। अब तो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे आ रहा है, अडानी जी की जय हो, है ना, वो धीरे धीरे अब तो उसमें भी आ रहे हैं। तो कौन सी 3 इंडस्ट्रीज थी जो सरकार के अंडर थी, अब सिर्फ डिफेंस की, एटॉमिक एनर्जी की और रेलवेज की। ये 3 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ सरकार के अंडर थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। इसके अलावा दुनिया भर की कोई भी इंडस्ट्री में अगर प्राइवेट सेक्टर जाना चाहे, कोई लाइसेंस कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिल है तुम खोलो इंडस्ट्री, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। किसमें दम है, आओ देखते हैं कौन रोकेगा, है ना, वो वाली बात हो गई। फिर लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। शेड्यूल सी में हम पढ़ते थे ना कि अगर शेड्यूल सी वाली किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, नई इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर अब उसको खत्म कर दिया। अब तुम्हारा जो दिल है तुम वो करो, कुछ नया शुरू करो, एक्सपैंड करो, डाइवर्सिफाई करो, नई ब्रांच खोलो, भैया जी अब तुम्हें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ सर्टेन केसेस में था, बहुत ही कुछ कुछ चीजें तो होती हैं, जैसे अगर तुम्हें फूड का कुछ खोलना है तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो लेना पड़ेगा ना, वो अलग बात है। पर ऐसा नहीं है कि खोल सकते भी हो कि नहीं वो लाइसेंस लेना है, ऐसा नहीं था। वो कोई बहुत ही मिनिमल किसी चीज में लाइसेंसिंग बची थी, वरना खत्म हो गई थी, ठीक है। प्राइस रेगुलेशन रिड्यूस्ड। पहले सरकार बताती थी किस चीज का क्या प्राइस होगा, अब क्या होता है, अब डिमांड सप्लाई के बेसिस पर जो एग्जैक्ट प्राइस मार्केट डिटरमाइन करती है, उस प्राइस पे अब चीजों की खरीद और बेच होती है। अब सरकार तुम्हें प्राइस नहीं बताएगी। एमआरटीपी एक्ट को चेंज करके अब कंपटीशन एक्ट कर दिया था 2002 में, यानी ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आएगा उतना अच्छा, जितना ज्यादा कंपटीशन उतने बेटर प्रोडक्ट्स, उतना एफिशिएंट बिजनेस, उतना एफिशिएंट मार्केट, उतने कम प्राइजेस। तो अब कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा चाहती थी कि सरकार हो। लास्ट मेरे पास आते हैं आगे टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा नहीं, इसके बाद एक और भी है। तो टैक्स रिफॉर्म्स में सरकार ने देखो मेनली क्या किया, अपने टैक्सेशन पॉलिसीज को काफी ज्यादा चेंज किया। रेफर्स टू रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। अपनी खुद की टैक्सेशन और
एक्सपेंडिचर पॉलिसीज को चेंज किया, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी सरकार की बोलते हैं। ठीक है, आरबीआई क्या लेके आता है बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट क्या लेके आती है बेटा जी? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना, तो सरकार ने अपनी फिस्कल पॉलिसी में भी चेंजेस किए। टैक्स के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो सीधा तुम्हारी इनकम पे लगता है, किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है, तुम कोई भी सामान खरीदते हो उस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आपकी इनकम पे लगता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है। ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम, आपकी रेफर टू दोज विच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन इनडायरेक्टली। यहाँ पे इनडायरेक्टली लिख लेना, विच अफेक्ट इनकम एंड प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली। दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कौन सा हो गया? जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स मेरा कौन सा हो गया? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्सेस के बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना जान लो, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। टैक्स में हमने क्या किया? टैक्स में भैया हमने बोला कि सर हमें टैक्स में छूट दे दो। तो टैक्स रिफॉर्म्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सर। टैक्स रिफॉर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का क्या था? ड्रिप। ठीक है, चलो तो टैक्सेस में क्या किया? टैक्स भरने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। देखो, टैक्स भरने का प्रोसेस जितना मुश्किल होगा, सीए उतना ज्यादा पैसा लेगा। अगर ये प्रोसेस सिंपल हो जाएगा तो तुम्हारा सीए पे खर्चा कम होगा, तो लोगों का खर्चा बचेगा, तो इससे ज्यादा लोग टैक्स भरने लगे। लोगों का टैक्स भरने का जो खर्चा था वो कम हो गया, आसान प्रोसेस हो गया, जल्दी टैक्स भरा जाता था। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दिए गए थे। इनडायरेक्ट टैक्स में काफी बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए थे टू फैसिलिटेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज। पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, हंड्रेड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, हर स्टेट का अलग, हर चीज का अलग। अब तो पूरे देश भर के लिए एक ही टैक्स है, जीएसटी। ठीक है ना, फिर टैक्सेस को कम भी बहुत कर दिया गया था। देखो, टैक्स जितना ज्यादा होगा, टैक्स की चोरी उतनी ज्यादा होगी। टैक्स जितना कम होगा, टैक्स की चोरी उतनी कम होगी, विच इज वाई टैक्स कलेक्ट ज्यादा हो सकता है। तो अगर तुम टैक्स कम करते हो ना, देयर आर चांसेस कि टैक्स कलेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे यार थोड़ा सा ही तो है, मैं टैक्स चोरी करके अपने सिर पे पंगा क्यों डालूं, मैं इससे भर लिया तो भर देता हूँ टैक्स, कोई बात नहीं। पर अगर टैक्स बहुत ज्यादा होगा तो लोग सोचेंगे नहीं नहीं भैया, मैं तो टैक्स चोरी कर लूंगा, कहीं ना कहीं से बचा लूंगा, पर भरूंगा नहीं इतना पैसा। तो अगर तुम टैक्स कम करते हो तो टैक्स कलेक्ट कई बार ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एज हाई टैक्स रेट्स वर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स इवेजन। ज्यादा टैक्स तो चोरी, इवेजन ज्यादा, कम टैक्स तो इवेजन कम, तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा। ठीक है, तो सरकार ने टैक्सेस को कम किया था। लास्ट मेरे पास क्या आता है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, लास्ट टी। ठीक है, FIT। तो लास्ट टी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। अपने देश में फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए हम ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे। अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, फॉरेन से एमएनसीज ज्यादा आएंगी, हमारे देश की ग्रोथ ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी, इंफ्रा बेटर बढ़ेगा, हमारा सब कुछ हमारे देश का ग्रो होगा। अगर फॉरेन से टेक्नोलॉजी आएगी तो भी हमारे देश का सब कुछ ग्रो होगा। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में हम लोग क्या लेके आए थे? मेजरली हमने क्या किया था, जितने भी फॉरेन सेक्टर की हमारी प्रॉब्लम्स थी, कोटाज, टैरिफ्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सब हटा दिया था या बहुत कम कर दिया था। मेनली यही किया था। जितने भी मेरे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, अब वो खत्म कर दिए थे। ठीक है, जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, अब वो खत्म कर दिए थे। क्या थे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस? इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम लगाओ, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओ, टैरिफ है ना, ड्यूटी माने तो टैरिफ्स लगाओ, कोटाज लगाओ। चैप्टर 2 में पढ़ा था ना टैरिफ एंड कोटा। तो अब ये सब कुछ खत्म कर दिया, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी खत्म कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया।
एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया, इंपोर्ट का जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको भी खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से अब लोग इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे देश में कंपटीशन बढ़ रहा था ज्यादा सामान आने की वजह से, तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज भी अब एफिशिएंटली काम कर पा रही थी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब था? इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं कि जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उनकी ओनरशिप को, सरकारी कंपनियों की ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को कहां ट्रांसफर कर दो? प्राइवेट सेक्टर के पास ट्रांसफर कर दो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, ज्यादा कंपिटिटिव मैनर में काम करेगा, कम प्राइसेस लेकर आएगा, ठीक है, बेटर प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, बेटर क्वालिटी लेकर आएगा एंड हमारी इकोनॉमी की बेटर ग्रोथ लेकर आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे दो पब्लिक सेक्टर से हटा के। इसके दो तरीके हो सकते थे। क्या क्या दो तरीके? या तो 100% सेल कर दो, प्राइवेट सरकारी कंपनी को प्राइवेट बना दो, 100% ओनरशिप सेल कर दो और 100% प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दे दो, या कुछ पार्ट अपनी ओनरशिप का प्राइवेट लोगों को दे दो, कुछ पार्ट अपने पास रख लो। दो तरीके हो सकते हैं। तो क्या तरीका था? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। या तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कर दो, या फिर पीएसयू को आप कुछ हिस्सा, selling of the part of the equity of the PSUs to the public, this is known as disinvestment। या तो तुम क्या कर दो भैया, कुछ हिस्सा अपनी ओनरशिप का, सरकारी कंपनीज जो हैं उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दें, जिसको मैं डिसइन्वेस्टमेंट बोलती हूँ, या फिर पूरे का पूरा 100% ही सेल ऑफ कर दो और अब वो सरकार की रही ही नहीं। ठीक है ना, दो तरीके हो सकते हैं ना, कि या तो मैं अपनी पूरी कंपनी बेच दूं और एग्जिट कर लूं, अब मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैंने 100% शेयर बेच दिए, या मैंने कुछ शेयर अपने पास रख लिए एंड आई एम स्टिल प्रेजेंट देयर इन द कंपनी, और कुछ शेयर मैंने बेच दिए किसी दूसरे को, यानी कि इस केस में प्राइवेट सेक्टर को कुछ हिस्सा बेच दिया। तो दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, या तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर रहे हो, या तो तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, एंड सरकार ने दोनों चीजें करी थी, सरकार ने दोनों चीजें करी थी। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी थी जिनको सरकार ने सीधा क्लोज कर दिया था, मतलब सरकार ने बोला ये तो इतनी बुरी हालत में है कि अब ये चल ही नहीं सकती, तो इनको बंद करना ही बेहतर है। कुछ का डिसइन्वेस्टमेंट किया था कि सरकार ने बोला था ये अच्छी है, सही हालत में है, बस इसमें प्राइवेट सेक्टर थोड़ी और मदद कर देगा तो ये और बढ़िया बन जाएगी, तो उसका कुछ हिस्सा बेचा था। और कुछ को 100% सेल ऑफ कर दिया था, कि 100% उसको प्राइवेटाइज कर दिया था। तो तीनों चीजें करी थी सरकार ने। कुछ को जिनकी उम्मीद थी कि हाँ ये प्रॉफिटेबल बन सकती हैं, ठीक है, उनको बंद नहीं किया, जिनसे उम्मीद ही नहीं है उनको क्लोज ऑफ कर दिया, कुछ को बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दिया, 100% सेल ऑफ कर दिया, और कुछ में अपने शेयर को थोड़ा सा डिसइन्वेस्ट किया था। ठीक है, आगे आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में तुमने क्या किया, अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए दूसरी इकोनॉमीज के लिए, ओपन कर दिया, तुमने रिमूव कर दिए सारे बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मतलब मनी, पैसे की मूवमेंट के ऊपर अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। पढ़ा ना कि बैंक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हमने पढ़ा ना, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करो, ग्लोबल इकोनॉमी बनाओ, ओपन इकोनॉमी बनाओ। ठीक है, तो हुआ क्या, जब हमने ग्लोबलाइजेशन करा तो हमारा एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया, यानी कि पूरी दुनिया अब एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द बॉर्डर्स। मैं इंडिया में बैठी हूँ, मैं अपने बॉर्डर से पार जाके किसी भी देश के साथ कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट कुछ भी ट्रेड कर सकती हूँ। ठीक है जी, क्यों करा हमने ये ट्रेड,
क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज टू ओवरटेक इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिक बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज को खत्म करके हमें हर तरीके का नेटवर्क बनाया हमने दूसरे लोगों के साथ। ये था ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग तो कहते हैं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करनी चाहिए। तो हमारे जो यूजुअली डेवलपिंग नेशंस होते हैं, हमारे इंडिया जैसे जो स्टिल डेवलपिंग स्टेज के नेशंस होते हैं, वो काफी बार इसके अगेंस्ट होते हैं। इसीलिए इंडिया ने अपना ग्लोबलाइजेशन करा भी नहीं था 1991 से पहले। पर जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो इसके फेवर में होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा क्यों है, हम इसके अगेंस्ट क्यों थे, क्यों हमने अभी तक ग्लोबलाइजेशन नहीं किया था? क्योंकि देखो, हमें ये था कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, इंडिया में अपना माल बेचेंगे। उससे फायदा किसका होगा? यूएस का होगा, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज का होगा। नुकसान किसका होगा? हमारे देश की गरीब कंपनीज का होगा। तो इसलिए जो डेवलपिंग देश हैं वो बोलते हैं कि देखो भैया, जो ग्लोबलाइजेशन होगी उसका फायदा डेवलप्ड नेशन को होगा, हमें नहीं होगा। हमारे तो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, और भी ज्यादा अमीर गरीब का भेदभाव, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुम आओगे और हमें लूट के चले जाओगे और हम बेचारे गरीब कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशंस ये बोलते हैं। पर जो डेवलप्ड नेशंस है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि भैया अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो देखो, हम अच्छे हैं, हम डेवलप्ड हैं, पर वी स्टिल नीड टू डेवलप मोर। खुद को इम्प्रूव तो करते रहना चाहिए ना। तो हमें आसपास के किसी भी देश में कुछ भी अच्छा दिखेगा, हम वो लेकर आएंगे अपने देश में। कहीं भी नई टेक्नोलॉजी आई, हम लेकर आएंगे, पूरी दुनिया भर में अपना सामान बेचेंगे, दुनिया भर से पैसा कमाएंगे। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी बड़ी कंपनीज के लिए बेटर ऑप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोका कोला है, या कोई भी ये कंपनीज है, ये इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ये पूरे ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ यूएस के अंदर काम कर रही होती तो ये इतनी बड़ी कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं होती। तुम कितने ही आईफोन बेच लोगे यूएस को, इनकी कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में। ठीक है ना, तो ये कहते हैं कि अगर हमें अपनी कंपनीज को बढ़ाना है तो हमें दुनिया भर में माल बेचना पड़ेगा, तभी तो कंपनीज बड़ी होंगी। तो ग्लोबलाइजेशन के यूजुअली ये लोग फेवर में रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज क्या होता है। अब अगली क्लास में थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आउटसोर्सिंग, जीएसटी एटसेट्रा, उनको खत्म करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने क्या पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन में या तो तुम डिसइन्वेस्ट करते हो या 100% प्राइवेटाइज करते हो, सेल ऑफ करते हो। ग्लोबलाइजेशन में सारे ग्लोबल बैरियर्स अपने क्या कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ, कोटा सब हटा देते हो। लिबरलाइजेशन में 5 चीजें करिए। लिबरलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें तुम FFITT 5 अलग अलग जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हो विद इन लिबरलाइजेशन। अब कोई भी डाउट हो तो जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।